नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। चिलचिलाती धूप, पसीना और उमस से राहत देने के लिए सर्दी का मौसम आ चुका है। यह साल का वो समय है जब लोग सर्द हवाओं और धुंध में कई कप अदरक की चाय और कॉफी पी जाते हैं। हालांकि यह मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन साथ ही लाता है कुछ बीमारियों और इन्फेक्शन का खतरा जो आपकी खुशी को चिड़चिड़ाहट में बदल देता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो पर्यावरण के ठंडा होने के साथ ही शरीर की गर्मी में गिरावट का अनुभव होता है। कभी कभी शरीर को इन नई जलवायु परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने में समय लग सकता है, जो लोगों को सर्दी की विभिन्न बीमारियों के प्रति संवेदनशील बना सकता है। सर्दी और खांसी सर्दी के मौसम की सबसे आम बीमारी है, जिसका लोग काफी आसानी से शिकार हो जाते हैं। और इस मौसम में टॉन्सिल्स भी एक आम समस्या है। सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड और नमी से भी कान के इन्फेक्शन का जोखिम बढ़ता है। ब्रोंकियोलाइटिस छोटे बच्चों और शिशुओं में एक सामान्य फेफड़ों का संक्रमण है। यह एक गंभीर स्थिति बन सकती है। इसके अलावा कई और हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का सर्दी के मौसम में सामना होता है, लेकिन मौसम की शुरुआत में ही अगर सावधानी बरतनी शुरू कर दी जाए तो न सिर्फ बीमारियों से बचा जा सकता है, बल्कि मौसम का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। आज इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं विशेषज्ञ, जो बताएंगे कि सर्दी में कैसे रहें सुरक्षित। तो मौसम में बदलाव हुआ है और मौसम में बदलाव के साथ साथ कई सारी जो बीमारियां हैं, इन्फेक्शन हैं, वो भी फैलना शुरू हो चुके हैं। लोगों को सर्दी के साथ साथ कुछ तकलीफें भी अब देखने को मिल रही हैं। हालांकि मौसम काफी सुहाना है, ठंडा है, लोग इस सुहाने मौसम का आनंद भी लेते हैं, लेकिन कई बार उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो आज आपको ये बताएंगे कि आखिरकार आपको वो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं जिनसे आप बच सकते हैं, जिन इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। शुरुआत से यदि आप सावधानियां बरतना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको ना तो नुकसान होगा और आप भरपूर इस सर्दी का आनंद उठा सकते हैं। तो मौसम का जैसे ही बदलाव शुरू होता है, बदलाव के साथ साथ आपकी बॉडी का टेम्परेचर में भी गिरावट आनी शुरू होती है। और यही कारण है कि एकाएक गर्म तापमान से ठंडे तापमान में एडजस्ट करवाना बॉडी के लिए काफी मुश्किल होता है। और यही कारण है कि इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। खासतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, लापरवाही यदि जरा सी हो जाए तो उससे भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, वायरल फीवर हो जाता है। सर्दी, खांसी, जुकाम ये बहुत आम समस्या होती है सर्दी की शुरुआत में। तो गर्मी से जरूर लोगों को राहत मिल जाती है, लेकिन गर्मी से राहत के साथ साथ जब ठंड शुरू होती है तो शुरुआती ठंड तो बहुत अच्छी लगती है। सर्द हवा और धुंध में कई लोग घूमने भी निकल पड़ते हैं। चाय बहुत अच्छी लगने लगती है। कई लोग अदरक का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच में एक समस्या ये भी होती है कि ठंडे गर्म का यदि संतुलन नहीं बन पाया आपकी बॉडी में तो आपको जरूर इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो पर्यावरण के ठंडा होने के साथ ही शरीर की गर्मी में गिरावट का अनुभव होता है और कभी कभी शरीर को नई जलवायु परिस्थितियों के साथ ही तालमेल बैठाने में काफी दिक्कत होती है, या फिर यूं कहें कि समय भी लग जाता है। यही कारण है कि लोगों को सर्दी की विभिन्न बीमारियां फैल जाती हैं। बीमारियों के प्रति संवेदनशील बना जा सकता है यदि आप कुछ सावधानियां बरतते हैं। तो इस मौसम में कई तरीके की बीमारियां होती हैं, जैसे कि टॉन्सिल भी एक आम समस्या है। और सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड और नमी से कई लोगों के कान में काफी समस्या होती है, क्योंकि कान में दर्द, असहनीय पीड़ा होती है और इन्फेक्शन के चलते छोटे बच्चों को खतरा बढ़ जाता है। ब्रोंकियोलाइटिस छोटे बच्चों और शिशुओं में एक सामान्य फेफड़ों का संक्रमण माना जाता है। एक गंभीर स्थिति बन सकती है। यदि आप चाहते हैं कि इस ठंड को आप सिर्फ आनंदित महसूस करें, आप इस ठंड का आनंद लें, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इस पूरे प्रोग्राम को देखें और जो एक्सपर्ट हैं हमारे
वो जो बताएंगे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उन सावधानियों के यदि आप बरतेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप तमाम तरीके की नई मौसमी बीमारियों से खुद को बचा पाएंगे। टिप्स वो रहेंगे जो आप अपने घर में ही जो सामग्री पाएंगे, खासतौर पर किचन में ज्यादातर सामग्री मिल जाती है, और आपको अपने बॉडी के अनुकूल ही काम करना है, बाहर निकलना है, सेवन करना है किसी भी पदार्थ का। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि आपकी सेहत के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो देखिए कि जैसे ही मौसम में बदलाव होता है, सर्दी की बीमारियां जो होती है उनमें से सामान्य तौर पर निमोनिया, ड्राई स्किन की समस्या, टॉन्सिल, कान का इन्फेक्शन, जो बुजुर्ग होते हैं उनके जोड़ों में काफी दर्द होने लगता है, ब्रोंकाइटिस, यह भी एक समस्या है जो कि शिशुओं में पाई जाती है। तो तमाम वो छोटे बड़े उपाय हैं जो कि आपको अपनाने की जरूरत है। सर्दी की बीमारी से कैसे खुद को बचाएं, वो आपको बताने के लिए हमारे साथ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर संकेत मिश्रा जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर संकेत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। थैंक यू। आपके सभी न्यूज 18 के सभी दर्शकों को मेरा बारंबार नमस्कार जी। संकेत जी, जैसे ही ठंडा मौसम शुरू होता है लोगों को आनंदित तो महसूस होता ही है, क्योंकि गर्मी से झुलसने के बाद जब ठंडा मौसम मिलता है तो लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं और घूमने भी निकल पड़ते हैं। लेकिन इस दौरान काफी सारी लापरवाहियां भी होती हैं। इन लापरवाहियों में क्या क्या वो चीजें शामिल हैं जिनसे बचने की सख्त जरूरत अभी इन दिनों है फिलहाल? जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो मौसम आ रहा है इसमें अभी हम हेमंत ऋतु में प्रवेश कर चुके हैं और इसके बाद शिशिर ऋतु आएगा। इन दोनों ऋतुओं को मिलाकर हम शीत ऋतु बोलते हैं। और ये स्वास्थ्य संवर्धन के लिए एक बहुत अच्छा मौसम होता है। जैसे कि आयुर्वेद में 6 ऋतुओं का वर्णन आया है, उसमें से ये दोनों ऋतुएं बहुत अच्छी मानी गई हैं। लेकिन क्या है कि कई बार जागरूकता के अभाव में जो आम जनमानस है वो कुछ गलतियां करता है। जैसे सबसे पहले तो हमें इस चीज का ध्यान करना है कि जब हम एक ऋतु से दूसरे ऋतु में प्रवेश करते हैं, मतलब जब एक ऋतु जा रही होती है, दूसरी ऋतु शुरू हो रही होती है, तब हमें पिछली ऋतु का जो खान पीन है, जो आहार विहार है, उसको धीरे धीरे छोड़ना होता है और नई ऋतु में धीरे धीरे हमें जो नया आहार विहार है उसको सीजनल, जो जिसको हम डाइट एंड लाइफ स्टाइल कहते हैं, उसको अडेप्ट करना होता है। तो हम इसमें कभी कभी बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, वो नहीं करना है। जी बिल्कुल। और कई सारी ऐसी मौसमी बीमारियां हैं, बीमारियों के साथ साथ ऐसी कुछ तकलीफें होती हैं जो कि ज्यादातर कई लोगों में पाई जाती हैं, जैसे कि निमोनिया हो जाता है, स्किन ड्राई होना एक आम समस्या होती है ठंडियों के दिनों में। जैसा कि कहते हैं कि गाल फटने लगते हैं, और इसके साथ ही टॉन्सिल की समस्या होती है। सबसे महत्वपूर्ण है कान का दर्द। अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे ही मौसम में बदलाव होता है संकेत जी, कान में दर्द जो होता है वो अचानक से बढ़ने लगता है, या इतनी असहनीय पीड़ा होती है कई लोगों को कि बोल पाना भी कई बार मुश्किल होता है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये आमतौर पर ये बहुत ज्यादा देखी जाने वाली समस्या है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जब एक तो खाने पीने में आपको ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं करना है जो बहुत ज्यादा शीतल होती हैं या जो अभिसंधि होती हैं, जैसे दही का प्रयोग, दही के प्रयोग से आपको थोड़ा सा बचना है। और इस चीज का ध्यान रखना है, आप जब भी खाना खाते हैं थोड़ा सा सुखोष्ण जल, जिसको हल्का सा गुनगुना पानी भी कहते हैं, वो आप थोड़ा सिप करके हल्का सा, इसमें क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है कि ज्यादा मात्रा में पानी पीना भी नुकसानदायक माना जाता है, लेकिन बिल्कुल पानी ना पीना भी नुकसानदायक होता है। इसलिए जब आप खाना खाने बैठें तो बीच बीच में थोड़ा सा सिप करके पानी, जैसे हम चाय पीते हैं वैसे गुनगुना पानी लें। तो एक तो इससे क्या होगा कि टॉन्सिल्स की जो समस्या है वो कफ के कारण होती है, और जब आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा तो कफ बनेगा नहीं, तो इससे आपको जो है स्वेलिंग नहीं आएगी। और जो आप बता रहे हैं कि कानों में दर्द की समस्या होती है, वो बेसिकली हमारी जो कानों का जो कनेक्शन होता है वो यूस्टिएशन थ्रू के थ्रू हमारी जो थ्रॉट होता है उससे होता है, गले से होता है। तो वो इन्फेक्शन जो गले में होता है वो कई बार कानों में ट्रांसमिट कर जाता है। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें कि गले की नियमित रूप से, जैसे गार्गलिंग कर ली नमक के पानी से, हल्दी के पानी से, अच्छे से जो रिकमेंडेड टूथपेस्ट है उनका प्रयोग करें।
वैसे तो जो ग्रामीण अंचल में नीम की दातुन पाई जाती है वो बहुत अच्छी है। जैसे मैं अपने टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ कि वो ज्यादातर नीम की दातुन करें, तो उससे वो गले के संक्रमण से बच सकते हैं। अगर कभी ऐसी स्थिति हो भी जाती है तो आप किसी आयुर्वेदिक पेशेंट डॉक्टर से मिलकर कुछ ऐसी आयुर्वेद की औषधियां हैं जिनका प्रयोग करके टॉन्सिल्स की समस्या से बिना किसी सर्जरी के दवाइयों के माध्यम से ही ठीक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि संजीवनी बटी है, लवण भास्कर चूर्ण है, चित्रकादी बटी है, ऐसी तमाम औषधियां हैं। वो एक चिकित्सक के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी औषधियों का किस व्यक्ति के लिए कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। जी बिल्कुल। संकेत जी, और एक बड़ी समस्या होती है कि अक्सर स्किन खराब होने लगती है। ठंडियों में ड्राई स्किन की समस्या बहुत ज्यादा लोग फेस करते हैं, खासतौर पर उनको ज्यादा परेशानी होती है जो लोग घरों से बाहर काम के लिए बाहर निकलते हैं। तो वो किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, क्योंकि स्किन को सुंदर रखना खासतौर पर महिलाओं के लिए बहुत ही अहम होता है। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि सर्दियों में स्किन फटने की समस्या आती है, तो इसके लिए दोनों उपाय करने जरूरी है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर इंटरनल, जैसे सर्दियों में क्या होता है हम लोग कि सर्दी की वजह से पानी कम पीना शुरू कर देते हैं, तो स्किन जो है डिहाइड्रेट होने लगती है जी। और डिहाइड्रेट होगी तो वो उसमें फटने जैसी समस्या आएगी। तो इसलिए पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने वाटर इनटेक का प्रॉपर ध्यान रखना है। हाँ, जितना हम गर्मियों में पानी पीते हैं उतने पानी की तो जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी हमें अपनी बॉडी को उतना वाटर देना है जितने में हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। फिर दूसरी चीज आती है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन में जैसे आप जो हमारे लोशन है, मॉइस्चराइजर लोशन है, वो आप यूज कर सकते हैं। और इसके लिए मैं जो हमारे आयुर्वेद है उसमें बहुत अच्छा बताया गया है कि तिल तेल का अभ्यंग करना यानी मालिश करना हमारे शीत ऋतु में बहुत जरूरी होता है। खासतौर से हम इसमें खाने में कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया, घी और घी दूध से बने हुए पदार्थ जो हैं, या जैसे आपने देखा होगा शीत ऋतु जब हमारी एंड होने पे आती है तो एक संक्रांति का वो होता है, त्योहार होता है जिसमें हम तिल के लड्डू खाते हैं। तो वो बेसिकली हमारे बॉडी को जो स्किन है उसको एक तरह से इंटरनल लुब्रिकेशन के लिए ही तिल का प्रयोग किया जाता है। जी बिल्कुल। साथ ही संकेत जी, एक बुजुर्गों में बड़ी समस्या होती है जोड़ों के दर्द की। कई लोगों को कमर दर्द की भी परेशानी होती है, खड़े होते हैं तो बैठने में दिक्कत होती है, बैठते हैं तो खड़े होने में दिक्कत होती है, कई लोगों को चलने में बहुत परेशानी होती है, खासतौर पर जोड़ों में, घुटनों में। तो इसमें ठंड आने के दौरान क्या क्या वो उपाय किए जाने चाहिए जिससे इससे बचा जा सके, कम दर्द हो, क्योंकि दर्द तो होता है चाहे कितने भी कोशिश कर ली जाए। क्या वो आयुर्वेदिक उपाय हो सकते हैं जिनसे इससे बचा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये बात आपने सही कहा है कि बुजुर्गों में जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम सर्दियों में बढ़ जाती है। इवन जॉइंट्स पेन के साथ और भी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ये बेसिकली होता क्यों है, पहले मैं इसका कारण बता देता हूँ कि मसल्स में स्टिफनेस आ जाने की वजह से ऐसा होता है। इसमें मैंने जैसे कहा कि एक तो वाटर इनटेक प्रॉपर रखना है, दूसरा जो है इसके साथ हमें अपनी बॉडी के लुब्रिकेशन पे ध्यान रखना है, अभ्यंग जरूर कराना है। आयुर्वेद की एक पंचकर्म पद्धति होती है जिसमें कई सारी ऐसी पूर्व कर्म और प्रधान कर्म ऐसे हैं जिसमें स्नेहन स्वेदन, इनका प्रयोग करके हम अपने जॉइंट्स पेन की स्टिफनेस और पेन और इन्फ्लेमेशन सबको खत्म कर सकते हैं। इवन ये मौसम ही इस तरह का है कि आप इसमें स्वास्थ्य से संबंधित कई सारे चीजें कर सकते हैं। जैसे किसी को अगर वेट गेन करना है तो वो भी कर सकते हैं, किसी को वेट कम करना है तो भी ये सबसे अच्छा सीजन है। तो ये पूरा सीजन जो है, जिस तरह से हम अगर इसकी लाइफ स्टाइल को, प्रोटोकॉल्स को अगर अच्छे से फॉलो कर लें तो बहुत सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। तो आप पंचकर्म की जो विधा है उसका प्रयोग करें, स्नेहन स्वेदन करें और इससे बहुत अच्छे, और नियमित रूप से अभ्यंग का सेवन करना है। खाने में घी और जैसे मैंने बताया कि इस तरह के जो स्निग्ध आहार हैं आयुर्वेद में बताए गए हैं उनका प्रयोग करें। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर संकेत मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और जाहिर सी बात है कि सभी दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको करना यह है कि सर्दी शुरू हो चुकी है, तमाम उपाय जो डॉक्टर संकेत मिश्रा जी ने बताए आपको अपनाना है। और ड्राई स्किन के लिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि गर्मियों में पानी ज्यादा पीते हैं, ठंडियों में कम पीते हैं, और यही भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि स्किन ड्राई शुरू हो जाती है, ड्राई होना शुरू हो जाती है।
और अब भोपाल से बड़ी खबर है। गौरव दिवस तैयारियों पर सीएम ने ली बैठक। जहां जनजातीय गौरव दिवस पर सीएम ने बैठक ली, आदिवासी नेताओं के साथ कार्यक्रम पर चर्चा की। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर खास आयोजन किया गया। गौरव दिवस पर शहडोल में होगा मुख्य आयोजन, जहां राज्य और केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। तो खबर भोपाल से है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर खास कार्यक्रम आयोजित किया जाना है और गौरव दिवस पर शहडोल में मुख्य कार्यक्रम होगा और इसकी तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। तो जनजातीय गौरव दिवस पर सीएम ने बैठक ली और इस बैठक के दौरान तैयारियों का जायजा लिया गया कि आखिरकार किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। आदिवासी नेताओं के साथ कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। बड़ी खबर है भोपाल से। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर खास आयोजन किया जाना है और इस आयोजन के मद्देनजर आज की जो बैठक थी काफी महत्वपूर्ण थी। मुख्य आयोजन शहडोल में होगा गौरव दिवस पर और शहडोल में क्या तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके का पूरा आयोजन होगा, पूरा जो खाका है उसकी समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज की है। भोपाल से खबर है। कमलनाथ ने पदाधिकारियों की बैठक ली, जिला प्रभारियों के साथ की बैठक, जहां भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा की गई है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी कमलनाथ ने दिए हैं। तो बड़ी खबर भोपाल से आपको दे रहे हैं। कमलनाथ ने बैठक ली। पदाधिकारियों की बैठक के दौरान जिला प्रभारियों के साथ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा हुई है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो कि राहुल गांधी मुख्य रूप से इस यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी यात्रा पहुंचने वाली है और इस यात्रा के मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, जिन जिन जगहों से यात्रा गुजरेगी वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ ही जो तमाम पदाधिकारी हैं, जिला प्रभारी हैं, उनकी तैयारियां कैसी हैं, इसको लेकर चर्चा हुई है। भोपाल से खबर है। कमलनाथ के घर पहुंचे मुरैना के कई नेता, जहां कमलनाथ ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। 150 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। तो कमलनाथ के घर पहुंचे मुरैना के कई नेता और कमलनाथ ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई, यानी कि कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। तकरीबन 150 लोग जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। तो खबर भोपाल से है, जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ के घर मुरैना के कई नेता पहुंचे और इन नेताओं ने कमलनाथ से मुलाकात की। 150 नेता बताए जा रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। कमलनाथ जी से मुलाकात कर, चर्चा कर ये सदस्यता ग्रहण की गई। जाहिर सी बात है कि मुरैना काफी महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ पर भी जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो बिलोंग करते हैं। 150 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। तो मंत्री जी की नाराजगी बनी हुई है। भोपाल से खबर है, जहां मंत्री विजय शाह अफसरों की कार्यशैली से काफी नाराज हैं। कूनो पालपुर में चीता छोड़े जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। मंत्री विजय शाह ने सीएम से शिकायत भी की। सीएम शिवराज से मुलाकात कर शिकायत की गई। वन मंत्री विजय शाह का अफसरों पर बयान भी है। चीतों को 6 और 7 नवंबर को छोड़ने का प्लान था, लेकिन इसके पहले छोड़ दिया गया और उनको इस बात की कोई जानकारी भी नहीं दी गई है। हालांकि खबर आने के बाद प्रधानमंत्री ने जरूर खुशी जाहिर की है, क्योंकि अभी तक क्वारंटाइन इन चीतों को किया गया था और अब वे बड़े बाड़े में छोड़ दिए गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में वन मंत्री विजय शाह की नाराजगी देखने को मिल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, पूरे मामले की जानकारी उनको दी और काफी नाराजगी भी व्यक्त की। टास्क फोर्स की निर्णय के बाद जो मुझे बताया गया, टास्क फोर्स की कमेटी में मैं नहीं हूँ। टास्क फोर्स जो भारत सरकार के हैं, वैज्ञानिक हैं, कुछ मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं, वही निर्णय करके उन्होंने निर्णय लिया है। अच्छा लेकिन सर आपको मौजूद रहना चाहिए था इस कार्यक्रम में। मेरी बात हुई थी उनसे, तो मैंने कहा था कि 6-7 तारीख को कर सकते हैं, क्योंकि 6 को तो ये मीटिंग थी, 7 को हो सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने टास्क फोर्स का निर्णय ही माना, तो मैं तो जा नहीं पाया। 5 सीएम को भी आप बात करेंगे। भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो चीता रिलोकेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें कल हम लोगों ने 2 चीतों को क्वारंटाइन एनक्लोजर से बड़े एनक्लोजर्स में शिफ्ट किया है, जहां उनको
लाइव फीड की व्यवस्था रहेगी और इन क्षेत्रों में यदि वो अडेप्ट कर जाते हैं और अपने हिसाब से जो प्रोटोकॉल के हिसाब से शिकार कर पाते हैं तो उनको फिर कुछ दिनों के पश्चात बड़े जंगलों में, खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। और बुरहानपुर से खबर है, जहां 20 नवंबर को राहुल पहुंचेंगे बुरहानपुर। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्गजों ने डेरा जमा लिया है शहर में। बोदरली में जुटे कांग्रेस के दिग्गज नेता। चूंकि राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है मध्य प्रदेश और इसकी तमाम तैयारियां किस तरीके से हो रही हैं, किस तरीके से की जानी चाहिए, क्या पूरा रोड मैप होगा, इसे लेकर तमाम जो दिग्गज हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो बुरहानपुर पहुंचे और यहां पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। कमलनाथ कल शहडोल में करेंगे जनसभा को संबोधित। शहडोल की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। भाजपा के गढ़ में कांग्रेस सेंध लगाने की कोशिश में जुटी है और इसी के चलते आदिवासी वोटरों को रिझाने के लिए कमलनाथ की सभा होगी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान आया, जिन सीटों पर कांग्रेस को लगातार मिल रही है हार, उन सीटों पर कमलनाथ के सबसे पहले दौरे कार्यक्रम बनाए गए हैं। उसी के तहत शहडोल में आदिवासी के बीच पहुंचेंगे कमलनाथ। शहडोल जा रहे हैं, जहां कई हमारी ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस 2-3 चुनाव से पिछले से विधानसभा में जीत नहीं सकी। कमलनाथ जी ने, अध्यक्ष जी ने निर्णय किया है कि पहले हम उन क्षेत्रों में जाएंगे जहां कई बार चुनाव में हमारी कांग्रेस पार्टी की हारी। पहले वहाँ जानकारी लेंगे, जनता से मिलेंगे और आम लोगों से चर्चा भी। और अब भोपाल से बड़ी खबर है, जहां चुनाव से पहले कांग्रेस का कर्मचारी संगठनों पर फोकस। पीसीसी में बुलाई कर्मचारी संगठनों की बैठक। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बैठक में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान आया, संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या पर होगी चर्चा। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कर्मचारी संगठनों की मांगों के समाधान का ऐलान करेगी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा, 8 से 10 साल की संविदा और आउटसोर्स सेवा देने वाले कर्मचारियों को किया जाना चाहिए नियमित। कांग्रेस इसकी पक्षधर है। जो लगातार 8-10 वर्षों से काम कर रहे हैं उनको नियमित करना चाहिए। तो मेरा व्यक्तिगत मत यह भी है कि आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों का मामला समाप्त करना चाहिए। जितनी जगह हैं इस आवश्यकता उन्होंने नियमित रूप से जो पहले भर्ती होती थी और नियुक्तियाँ होती थी उसी प्रकार हों। हम इस बात को भी, मुद्दे को व्यक्तिगत अपनी तौर पर पार्टी की जब बैठक होगी हमारी समिति की अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। और अब खबर भोपाल से, जहां पर संविदा बिजली कर्मचारियों ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। संविदा बिजली कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर किया यज्ञ। 8 राज्यों में संविदा कर्मचारियों को किया नियमितीकरण। मध्य प्रदेश में कई सालों से बिजली कर्मचारी उठा रहे नियमितीकरण की मांग। सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार का अपनी मांग पर ध्यान आकर्षित किया। 23 नवंबर को एक दिन का सामूहिक कार्य बहिष्कार करेंगे कर्मचारी। मांग पूरी नहीं होने पर 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है। संविदा कर्मचारी नियमित मांग को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं सद्बुद्धि यज्ञ यहाँ पे कर रहे हैं। उनकी मांग है कि दूसरे राज्यों में जो बिजली संविदा कर्मचारी है उनको नियमित करने का काम किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया। यही कारण है कि सरकार को सद्बुद्धि किस तरीके से आए उसको लेकर यहाँ पे तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं वो यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे। सर, किस तरीके की मांग है और ये किस तरीके का प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? आज हम सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि यज्ञ दे, सद्बुद्धि बुद्धि दे के, क्योंकि अभी आपने देखा हो देश में 8 राज्यों में संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने जनसंकल्प 2013 जारी किया था जिसमें विद्युत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए स्पष्ट घोषणा दी, लेकिन 2013 से 2022 आ गया, 10 साल निकल गए हैं, लेकिन अभी तक विद्युत संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया। इसलिए आज हमें सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं और सद्बुद्धि यज्ञ से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।